नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का विकास। ये देखते हैं, ये आपका जो 65वीं बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा होने वाला है मेंस का एग्जाम, उसके लिए लाभदायक है। साथ साथ में जो 66वीं बीपीएससी पीटी होने वाला है, इसके लिए भी समान रूप से लाभदायक रहने वाला है। यह देखिए, इससे जो है लगभग प्रश्न पूछ देते हैं मेंस एग्जाम में। देख सकते हैं कि आप जो 60 से 62वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में 1813 से 1947 तक के पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। साथ में अगर 63वीं बीपीएससी की बात किया जाए, इसमें पूछा गया था कि बिहार में सन 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो रिपीटली प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको फ्रिक्वेंटली अगर 65वीं बीपीएससी की बात किया जाए तो 65वीं बीपीएससी के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है आंसर राइटिंग इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप जो पहले इसको इंट्रोडक्शन भूमिका यानी परिचय दे सकते हैं, उसके बाद आपका बॉडी जो है आपको जो मेन कंटेंट है उसमें आप लिखिए, उसके बाद जो लास्ट में उसको क्रिटिक्स या फिर कंक्लूजन को लिखते हुए अंत कीजिए। इस प्रकार से ही इस वीडियो क्रम को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में जो पूरा ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत के में शिक्षा का विकास हुआ था, उसे देखते हैं हम लोग। इसके 5 फेज में इसको डिवाइड करके देखा जा सकता है। तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, 5वां फेज। तो पहला फेज जो है आपका 1758 से 1812 तक रहता है, जिसमें से 1781 में से कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना करना, उसके बाद 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करना और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना। ये जो है आपका प्राथमिक था, ये स्टार्टिंग में ये किया गया था। उसके बाद अगर सेकेंड फेज की बात किया जाए, जो 1813 से लेकर 1853 तक का है, जिसमें चार्टर एक्ट 1813 का लाया गया था। उसके बाद आपका लॉर्ड मैकाले का मिनट लाया गया था 1835 ईस्वी में। अगर थर्ड फेज की बात किया जाए तो 1854 से 1900 तक में है, जिसमें वुड्स डिस्पैच लाया गया था 1854 में। उसके बाद हंटर एजुकेशन कमीशन लाया गया था 1882-83 ईस्वी में। तो ये थर्ड फेज के अंतर्गत है। चौथे फेज की बात किया जाए तो 1901 से 1920 तक में है। 1920 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था। 1904 में आप लोग कमेंट करके बताइए 1904 में जो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, अगर पता है तो। फिफ्थ जो फेज था वो अंतिम फेज एक तरह से 1921 से 1947 तक था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तब तक में क्या है, वारधा स्कीम जो है, वारधा कमीशन लाया गया था, जो 1937 ईस्वी में था। वारधा जो है ये गांधी जी से संबंधित था और इसमें बेसिक एजुकेशन साथ में किया गया था कि आपको जो कर के सीखने की जो है वो थ्योरी इसमें दिया गया था। तो इसको एक होलसम के रूप में भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको देख सकते हैं कि 5 फेजों में शिक्षा का विकास किया गया था। इसके अंतर्गत जो कॉलेज खुल गए उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। इसके साथ में मनीष कुमार मेरे बारे में देख सकते हैं। साथ ही अगर यह वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ साथ में आप एडू एक्सप्रेस विभिन्न सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। तो प्रारंभ किया जाए तो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा व तकनीकी विकास। देखिए, प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहे हैं। तो मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर आदि जाने माने केंद्र बने हैं। तो देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही जो अपना जो बिहार था वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी भूमिका में था और मध्यकाल में भी ये अपना अस्तित्व बना के रखा था। लेकिन क्या कि आगे आते थे 19वीं सदी के दूसरे तथा तीसरे दशकों में पाश्चात्य देशों की शिक्षा तथा संस्कृति का प्रभाव देखने मिलता है बिहार में। पुराने विश्वविद्यालय, पुराने जो विद्यालय थे में जो शिक्षा की विधि सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती थी, वह अनेक बाधाओं के कारण लुप्त होती चली गई। बंगाल तथा बिहार में उच्च कोटि के संस्कृति शिक्षा के ह्रास का कारण अस्थायी बंदोबस्त था, यानी कि जो कल्चरल एजुकेशन दिया जाता था उसका जो डिग्रेडेशन हुआ वो अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के कारण हुआ, जिसके चलते जमींदार परिवारों की आय में कमी और उनकी आर्थिक जो अवनति होती चली गई। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था वो जमींदारों को जो है वो एक लिमिटेड उसमें हिस्सा देता था और इसके धीरे धीरे आर्थिक अवनति और आय की कमी होती चली गई। इस कारण से जो है वो कृषि में निवेश भी नहीं कर पाए और साथ साथ जो संस्कृति शिक्षा के बारे में कोई विकास नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं जो फ्रांसिस बुकानन थे, ये जो है एक ट्रेवलर थे, अंग्रेजी ट्रेवलर थे। ये भारत के जो पूरा जगह में ट्रेवल किए थे और वहाँ के बारे में ये कुछ नोट्स बनाए थे, अपना बुक में लिखे थे। उनके अनुसार क्या है, दरभंगा के महाराज ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। तो यह बुकानन, फ्रांसिस बुकानन के अनुसार है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके संबंध में अगर 1813 का जो एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण था, लैंडमार्क एक्ट था जो आपको शिक्षा के लिए। तो इसके तहत क्या किया गया था, बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। जिसके तहत एक प्रावधान ये भी था कि कंपनी को अपनी आय में से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और साथ में क्या है कि इसके बाद जो है आपका अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत दिया गया था।
तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके संबंध में जो मैकाले था, मैकाले ने ये सिद्धांत दिया था, ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। तो ये जो है आपका मेन एजेंडा था। ये जो आपको इसका जो प्रभाव है आगे भी देखने मिलेगा कि आज जो है इंग्लिश मीडियम है या अंग्रेजी माध्यम है, वो जो है आज इसका बोलबाला है, इसी सब कारण से रहा था, जो मैकाले की अहम भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रारंभ करते हैं कि कैसे क्या था। जैसे कि मध्यकालीन जो भारत था उस टाइम में जो फारसी भाषा थी उसकी शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा का माध्यम भाषा फारसी ही था। मुगल दरबारों तथा बाद में सरकारी कार्यालयों में इसकी प्रधानता के कारण व्यवहारिक सुविधाओं की दृष्टि से हिंदू ने भी इस भाषा को सीख लिया। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू बहुत बड़ी संख्या में मेजोरिटी में रहते हैं, तो वो भी इस भाषा को सीख लिए थे, क्योंकि वहाँ पे सरकारी काजकाज की भैया भाषा हुआ करती थी। उसके बाद क्या है, मध्यकाल में ईरान से फारसी भाषा के कई विद्वान भारत में आकर पटना में बस गए। तो ध्यान रखिएगा, तो ईरान से बहुत सारे जो फारसी जो विद्वान थे वो ईरान में पटना में आके बसे थे। उसके बाद एडम जो है, एडम के सर्वेक्षण के अनुसार 1844 ईस्वी के आसपास बिहार तथा बंगाल में प्रायः प्रत्येक गांव में एक विद्यालय हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, प्रायः प्रत्येक ग्राम में एक विद्यालय हुआ करता था। साक्षरता का जो औसत दर था वो आपका 7.75% था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। हम लोग पहले से भी एक स्कूल हुआ करता था प्रत्येक गांव में, जिसमें लेकिन हाँ, शिक्षा को जो उसको दिया जाता था वो एक लिमिटेड लोगों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक शिक्षा के जो आधुनिक भारत के शिक्षा के क्षेत्र में 1835 ईस्वी का महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषणा की थी कि शिक्षा के लिए जो कुछ भी कोष मंजूर हो उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही खर्च करना सर्वोत्तम है। तो देखिए किस प्रकार से जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा पे जो है बल दिया गया था, या मैकाले का भी इस पे प्रभाव था। फलतः क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना, आरा, छपरा आदि जगहों में जिला स्कूल स्थापित किए गए, यानी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स है वो इंग्लिश मीडियम में स्थापित किए गए थे इन सब जगहों पे। उसके बाद क्या हुआ, 1845 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में भी जिला स्कूल स्थापित किए गए। यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर है। उसके बाद देखते हैं कि 1863 ईस्वी में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग तथा चाईबासा के लिए भी जिला स्कूल मंजूर किए गए। तो आगे भी यानी कि 1863 में भी इन सब जगहों पे आपका स्कूल खोला गया। उसके बाद संथाल परगना के पाकुड़ का उच्च विद्यालय 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है डिस्ट्रिक्ट स्कूल धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका देवघर पड़ता है आसपास में, यहाँ हजारीबाग पड़ता है, उसके बाद यहाँ चाईबासा पड़ेगा और यहाँ पे यह पाकुड़ पड़ेगा। तो ये झारखंड का कुछ स्थान है जो बिहार झारखंड संयुक्त रूप से बिहारी कहलाता था उस समय में। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति चार्ल्स वुड ने जो 1854 ईस्वी के शिक्षा संबंधी निर्देशों, यानी इसको वुड डिस्पैच कहा गया था, के अनुसार 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापित हुए। तो देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच जो लाया गया था 1854 में, उसके जो उसमें प्रावधान दिया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाए, तो जो 1858 में हुआ। उसके बाद है कि डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपको वोकेशनल स्टडीज है, यानी आपका जो सब व्यावसायिक शिक्षा है उसका उस पर ध्यान दिया गया, साथ में आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया गया। तो यह एक आगे लैंडमार्क के रूप में कार्य करेगा। 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रांची, हजारीबाग आदि नगरों में भी कॉलेज स्थापित किए गए। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है पीटी में भी कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो वो 1863 ईस्वी में हुई। अब बाद में मुजफ्फरपुर, मुंगेर और रांची, हजारीबाग नगरों में भी स्थापित किए गए थे कॉलेज। अब देखिए, अब ये जो पहले पटना कॉलेज बना, फिर यह विश्वविद्यालय जाके 1917 में जाके पटना विश्वविद्यालय बन गया। देख सकते हैं ये पटना विश्वविद्यालय का फोटो। पटना कॉलेज के कला विभाग के स्नाकोत्तर विभाग, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है डिपार्टमेंट है, और 1917 ईस्वी में भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के विभाग 1919 में खोले गए। तो 1917 में भौतिकी, 1919 में रसायन विभाग खोले गए थे। धीरे धीरे जो है आपको देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड किया गया, उसमें और सब विभाग डिपार्टमेंट एड ऑन किए गए। उसके बाद अब विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा देने के लिए
1928 ईस्वी में एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से पटना साइंस कॉलेज की स्थापित किया गया था। ये पटना साइंस कॉलेज का पिक देख सकते हैं आप लोग। 1925 ईस्वी में पटना जो मेडिकल कॉलेज स्थापना किया गया, कब किया गया? 1925 ईस्वी में। उसके बाद 1947 ईस्वी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। आप आगे देखते हैं कि सैडलर आयोग ने व्यवहारिक ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि का प्रबंध करने की बात की तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात कही। तो आपको सैडलर आयोग था, ये माइकल सैडलर हैं, 1917 से 19 तक में है। ने व्यवहारिक विज्ञान यानी जो आपको जो आपको एक विज्ञान साइंस जो यूज किया जाता है, उसके साथ में आपको जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है या उसको डिप्लोमा और डिग्री जो है, ये दोनों के देने की बात कही गई। और साथ में जो आपको वोकेशनल कॉलेज यानी कमर्शियल एजुकेशन की जो शिक्षा देता है उसकी खोलने की बात कही गई थी। अब देखें तो आगे क्या होता है कि पूसा में 1902 ईस्वी में एक अमेरिकी जो है वो हेनरी फिलिप के अनुदान से एक एग्रीकल्चर रिसर्च एवं एक्सपेरिमेंट फॉर्म के रूप में कृषि संबंधी शोध एवं प्रयोग के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। ये पूसा केंद्र देख सकते हैं, ये आपका बिहार में है पूसा। तो ये जो है 1902 में स्थापित किया गया था। तो इससे भी आपके जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में नीति नए अनुसंधानों को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या है कि आगे पशुधन के विकास के लिए 1930 में ध्यान रखिएगा तो पटना में पशु यानी वेटरनरी कॉलेज स्थापना की गई थी। यानी पशु चिकित्सा यानी वेटनरी कॉलेज जो है वो पटना में आपका 1930 ईस्वी में खुला। ये आपको फोटो देख सकते हैं। उसके बाद है कि खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM धनबाद की स्थापना की गई। ये देख सकते हैं ISM धनबाद की जो फोटो है यह इस प्रकार से है। उसके बाद क्या है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज ये रहा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी वो धीरे धीरे किस रूप से प्रयास कर रहे थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई मिशनरी भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये देख सकते हैं संस्थागत रूप और व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा को आगे फोकस किया गया, आगे बल दिया गया। इस संबंध में आर्य समाज में वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए DAV स्कूल यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की श्रृंखला स्थापित की गई। उसके साथ में ब्रह्म समाज में तत्वाधान में पटना में राम मनोहर राय सेमिनरी का स्थापना किया गया, जो आपका जो शिक्षा के लिए व्यवस्था करता था। इसके अलावा भी बिहार के अलावा अन्य बहुत सारे जगहों पर इंडिविजुअल संस्था द्वारा आपका जो शिक्षा के लिए विकास का कार्य किया गया था। ये ज्योतिबा फुले वगैरह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि मुसलमानों के बीच शिक्षा प्रसार के लिए कई संगठन बने। इसके प्रेरणा स्रोत अलीगढ़ आंदोलन था, जिसके नेता सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज में जागृति संचार कर रहे थे। ये संचार कर रहे थे जागृति का मुस्लिमों के बीच में, यह देख सकते सर सैयद अहमद खां हैं। उसके बाद क्या है, मुजलियापुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इमाद अली खान ने 1872 में स्थापित की। तो ध्यान रखिएगा, तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इमदाद अली खान ने 1872 में की थी। उसके बाद क्या है कि 1873 में इसको पटना जो शाखा है वो पटना में भी खोली गई थी। उसके पटना में मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ, जिसके द्वारा मोहम्मडन एला अरावक स्कूल की स्थापना की गई पटना सिटी में 1886 में। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो डेट है, ईयर है, आप लोग ईयर को आप लोग ध्यान रखिएगा कब क्या विकास किया गया था। ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद है कि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना नारी शिक्षा के विकास का सुचिंतित प्रयास है, जो 1914 ईस्वी में बिहार उड़ीसा की सरकार ने इस प्रांत की नारी शिक्षा के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनाई थी। तो वहाँ की क्या स्थिति थी नारी को, वो जांच करने के लिए बनाई गई थी। समिति ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के लिए बांकीपुर तथा कटक के कन्या विद्यालयों में इंटरमीडिएट श्रेणी खोलने की सिफारिश की थी। तो इंटरमीडिएट जो था वो आपको एक्सपेंड करने की बात की गई थी। कहाँ पे? आपका बांकीपुर में और आपका कटक में। यह समिति का आपको सिफारिश किया गया था। उसके बाद के सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि प्रत्येक कमिश्नरी में आर्थिक सुविधा अनुसार कम से कम एक कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाए। देख सकते हैं किस प्रकार जो है आप वुमेन एजुकेशन में इन लोगों लास्ट में फोकस कर रहे थे कि प्रत्येक जो कमिश्नरी वहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाए, यानी गर्ल्स कॉलेज स्थापित किया जाए। उसके बाद क्या कि बिहार एवं उड़ीसा में शिक्षा पाने वाले लड़कियों की संख्या 1927 ईस्वी में केवल 0.7% थी, यानी 0.7% थी। हॉन्टोग कमेटी ने 1929 ईस्वी में बिहार का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लगभग 25 लाख विद्यार्थियों में यहाँ के विद्यालयों में शिक्षा पाने वाली कन्याओं की संख्या सिर्फ 1,16,000 है। देख सकते हैं कितना बिग डिफरेंस है
25 लाख में 1,16,000 बालिकाएं थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1847 ईस्वी में संत जोसेफ स्कूल खोला गया था। तो देख सकते हैं किसी प्रकार से जो बालिकाओं को यानी महिलाओं को शिक्षा के लिए, विकास के लिए भी फोकस किया गया था अंग्रेजों द्वारा। आगे जो है महिलाओं का धीरे धीरे ये विकास आगे बढ़ता गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको पूरा देख लिया है वीडियो को। अब बिहार में क्या क्या था एजुकेशन सिस्टम, उसको समअप किया जाए कि क्या क्या इसमें एजुकेशन में था। तो एंशिएंट समय यानी प्राचीन समय की बात किया जाए तो प्राचीन समय में जैसे जान सकते हैं मिथिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी बुद्धिज्म, जैनिज्म स्कूल यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरे विश्व में प्रख्यात थे। उसके बाद अगर मध्यकालीन भारत की बात किया जाए, 17वीं सेंचुरी की बात किया जाए, तो देखिए चतुष्पादी जो यानी संस्कृत जो शिक्षा के लिए आपका चतुष्पादी था, मदरसा था, वही पर्शियन और उर्दू शिक्षा के लिए था। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम के लिए है, लेकिन ये जो है शिक्षा का जो रूप था वो स्थापित था। उसके बाद क्या कि एक हाईली डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम विथ एटलीस्ट वन स्कूल एट ईच विलेज। तो ये वन स्कूल एट ईच विलेज ये आप लोग देखा था कि 1844 में जो एडम का जो आपका रिपोर्ट था, यानी उन्होंने जो रिसर्च किया था, उसके आधार पर यह कहा गया था प्रत्येक गांव में एक स्कूल है। तो ये चीज़ को 17वीं सेंचुरी में या 17वीं शताब्दी में यह स्थिति थी। फिर आगे ये स्थिति जो बदलाव हुआ और अब जब ब्रिटेन का शासन हुआ तो उसके दौरान जो बिहार में शिक्षा के लिए विकास किया गया तो वो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक सीरीज के रूप में मैंने इसको स्थापित किया है, लिखा है। तो देखिए 1863 में पटना कॉलेज अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ये किया गया था। उसके बाद 1886 में जो सोवियत ट्रेनिंग कॉलेज है वो खोला गया। उसके बाद 89 में जो है TNB कॉलेज खोला गया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इसको। 1900 में आपका बिहार स्कूल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला गया था, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद 1902 में जो है जो आपको एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पूसा में खोला गया था। उसके बाद 1917 में बात किया जो पटना यूनिवर्सिटी बनाया गया था और उसके डिपार्टमेंट को एक्सपेंड किया गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन का और जो फिजिक्स का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्सपेंड किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1928 में पटना साइंस कॉलेज खोला गया था, तो जो विज्ञान की प्रगति का विकास तकनीकी फोकस किया गया था। उसके बाद 1926 में जो है यानी जो खनिज संसाधन के दोहन के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोला गया था जो धनबाद में है। इसमें एंट्री जो है आप ध्यान रखिएगा तो IIT के एग्जाम के द्वारा इसमें एडमिशन मिलता है ISM में। उसके बाद 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज खोला गया था और ये ध्यान रखिएगा 1947 में ध्यान रखिएगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोला गया था। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा एक कौन कौन संस्थान खोले गए थे ये सीरीज के रूप में रहा। तो इससे आप लोग क्रोनोलॉजी के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मेंस का आंसर राइटिंग और PT का पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कब क्या खुला था, तो आप लोग जिससे जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब इसकी आलोचना की जाती है कि आलोचना क्यों, इसका क्या कमी रह गई थी। देखिए पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में सीमित और अपर्याप्त था, तो ज़्यादा इसका विकास नहीं किया गया था, वो सीमित था और अपर्याप्त रूप में था। प्रमुख संस्थानों पर जैसे पर शिक्षा संस्थान विकसित किए, प्रमुख स्थानों पर ही शिक्षा संस्थान हुए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी शिक्षा संस्थान थे जैसे हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब शहर हुआ करते थे, वहीं पर ये शिक्षा संस्थान केंद्रित हुआ करते थे, ये सभी जगह एक्सपेंड नहीं थे। उसके बाद तकनीकी शिक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो देख सकते हैं एक लिमिटेड उसमें तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन में आपको देख सकते हैं ग्रोथ, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उसके बाद महिला शिक्षा में प्रगति सीमित रही। देखिए अब हम लोग देख सकते हैं कैसे रिपोर्ट में आपका 0.7% ही महिलाओं का योग जो बालिकाएं थे वो शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस प्रकार से जो है आज़ादी के पहले तक में जो है कुछ ज़्यादा शिक्षा का विकास महिलाओं का नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ होते रहा, धीरे धीरे ग्रोथ होते होते आज जो है महिलाएं बहुत बेहतर स्थिति में है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसके बाद क्या है कि बिहार में अगर बात किया जाए तो आज़ादी के बाद कुछ विकास हुआ, मगर आज भी बिहार में साक्षरता दर जो है देश में सबसे निचले राज्यों में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ट्रू है कि जो बिहार में बहुत सारे बिहार के लोग जो है वो अनेक क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल क्षेत्र हो या फिर आपका UPSC का क्षेत्र हो या फिर आपका फौज का क्षेत्र हो या फिर आपका कोई भी सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो या फिर इंटरनेशनली स्तर पे वो अमेरिका वगैरह या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे बिहारी लोग जाके अपना शिक्षा के दम पे वहाँ पे स्थान अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन बिहार में भी अभी भी देखा जाए तो देश में सबसे जो लोएस्ट जो है आपका लिटरेसी रेट है, तो ये भी एक इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आलोचना में इसका देख सकते हैं, लेकिन जो है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में कुछ अंतर हुआ, लेकिन ज़्यादा सुधार अभी भी नहीं हुआ है। इसके साथ ये आलोचना देखते हुए अब लास्ट में अब निष्कर्ष को लिखेंगे। तो निष्कर्ष देखिए, पूरा वीडियो देखने पे आपको क्या समझ में आया पहले ये सोचिए। तो
और जिस अकॉर्डिंग प्रश्न दिया जाए उस अकॉर्डिंग उसको आंसर निष्कर्ष लिखने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से जो शिक्षा था वो बिहार के विकास में हेल्प किया, और साथ में जो शिक्षा ने जो है किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन को, इसको स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका प्रेस का विकास हुआ, प्रेस, तो इस सब का विकास को गति देने का कार्य किया। साथ में जो आपका चेतना जगाने का कार्य हुआ, उसके बाद आपका धीरे धीरे लोगों के बीच में जागृति हुई, चेतना जागृति, ये सब जो फैलाने का कार्य हुआ, ये सब आपका शिक्षा का जो कारण रहा। उसके बाद जैसे कि आपका देखें मैकाले द्वारा किया गया था कि हाँ भाई कि आपको अंग्रेजी मीडियम को काफ़ी प्राथमिकता दी गई, तो बहुत सारे इसमें जो है महान महान व्यक्ति बिहार से निकले, अब आपका अंग्रेजी मीडियम में ही सीख के वो बैरिस्टर बने। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात की जाती है तो वो भी ये अंग्रेजी शिक्षा या फिर जो भी आपका जो अंग्रेजी सिस्टम थे, एजुकेशन सिस्टम, वहाँ से ही पढ़ के निकले, अब वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो एजुकेशन सिस्टम में बिहार में विकास में किस प्रकार से योगदान दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से योगदान दिया। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष लिखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रश्न था, ये दो प्रश्न, इसको आप लोग आंसर राइटिंग खुद से कीजिए। 400 से 500 शब्द में जो है आप लोग इसे लिखने का प्रयास कीजिए। साथ में ये जो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है, इसका लिंक जो है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें जो है आपका जितने भी हिस्ट्री से आपके 39वें से 64वें बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको सभी को समअप किया गया है एक वीडियो में। आधा घंटे से भी कम का भी वीडियो है, इसको आप तेजी से देख लें। और साथ है कि इससे बाहर जो प्रश्न नहीं आने की संभावना बनती है, जो भी टॉपिक है उसके अंतर्गत ही आप 30 प्रश्न, जो 3 प्रश्न आपको लिखना होता है उसमें आप सक्षम होंगे। यह मेंस के लिए बता रहा हूँ। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।